नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू एमकॉम फाइनल के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पर्ट एंड सीपीएम जो एक महत्वपूर्ण अध्याय अपने यहाँ चल रहा है, उससे संबंधित कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आज अपन डिस्कस करेंगे। हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं और उसमें चरम पथ के निर्धारण को हम देखेंगे। जैसे पिछले जो लेक्चर था अपना, उसमें अपन ने ये देखा था कि चरम पथ का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, जिसमें अपने मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियों को देखा था, गणनात्मक और विश्लेषणात्मक। जिसमें एक में अपन विभिन्न प्रकार के पथ देखते हैं और उनमें से जिससे सबसे ज्यादा लंबी अवधि वाला पथ होता है उसको अपन चरम पथ मानते हैं। और विश्लेषण विधि के अंतर्गत अपने जो शीघ्र घटनाओं के शीघ्र घटित होने और उनकी अंतिम स्वीकार्य तिथि के जो है के आधार पर हमने उन घटनाओं के आधार पर जो था वो चरम पथ का निर्धारण किया था। ये अपने अच्छी तरह से देखा था। और जिन जिन घटनाओं के जो ई और एल यानी शीघ्र से शीघ्र घटित होने और देर से घटित होने या अंतिम स्वीकार्य तिथि जब बराबर होती हैं, उन सभी घटनाओं को हम जोड़ते हुए जब अपन कोई पथ बनाते हैं तो वो चरम पथ कहलाता है। तो ये हमारा एक सिंपल सी जो अपने दोनों मेथड्स के अंदर था। यहां पर आपके सामने ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमने तंत्र चित्र के रूप में इस तरीके से बना दिया है। ये तंत्र चित्र अपन जब बनाते हैं तो तंत्र चित्र के अंतर्गत ये ई और एल जो आपको दिख रहे हैं, ये चूंकि आपके प्रॉब्लम में नहीं है, आपके प्रॉब्लम में केवल समय अवधि है 15, 15, 3, 5, 8। तो जब हमने तंत्र चित्र बनाया, तंत्र चित्र को अपन बनाते हैं घटनाओं और क्रियाओं को जोड़ते हुए। अपन जब शुरू की घटना से लेकर लास्ट घटना तक जब अपन चलते हैं, यानी 1 नंबर घटना से 7 नंबर घटना तक, तो इस तरीके से अपने को जो है वो एक ही सिरे से प्रारंभ करेंगे और अंत में लास्ट में एक ही सिरा अंत में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से तंत्र चित्र को बनाना थोड़ा सा एक दो बार अगर नहीं बनाना आता है तो रफ में उसको बना करके थोड़ा सा सुंदर सा डायग्राम टाइप बनाना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू में आगे की ओर जाने वाली क्रियाओं को आप बैक ले जा रहे हो और कहीं काटने की नौबत आ जाए, ऐसा नहीं। तो ढंग से उसको फ्रेम करना चाहिए। इसके बाद में अपन आते हैं, देखिए इसको चरम पथ के निर्धारण करने के लिए हम विश्लेषणात्मक विधि को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत क्या होता है कि सभी प्रकार की घटनाओं के शीघ्र से शीघ्र घटित होने यानी ई और देर से घटित होने या हम कह सकते हैं कि अंतिम स्वीकार्य तिथि यानी एल का निर्धारण जब अपन कर लेते हैं प्रत्येक घटना के लिए। जैसे पहली वाली घटना के E1 L1 क्या होगा, दूसरी वाली घटना के लिए E2 L2 क्या होगा, इस तरीके से सभी घटनाओं के जो E और L के कैलकुलेशन हम सबसे पहले करने का काम करते हैं। तो जब हम करते हैं तो पहले ई का कैलकुलेशन करते हैं, चूंकि वो फॉरवर्ड पास मेथड होता है। फॉरवर्ड पास मेथड के अंतर्गत क्या होता है कि सभी प्रकार के ई के कैलकुलेशन करते हैं, सभी ईज निकालते हैं। और वो ई जो होते हैं यानी शीघ्र घटित होने के समय घटनाओं के, वो हम फॉरवर्ड पास मेथड से निकालते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक घटना का जब हम निकालते हैं तो सबसे पहली जो घटना होती है उसका जो शीघ्र घटित होने का समय 0 लिया जाता है, सबसे पहले 0 लिया जाता है। अब आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको बढ़ते जाना है प्रत्येक घटना के हिसाब से। जैसे पहली घटना का 1 नंबर हुआ तो 2 नंबर घटना का लेंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। और इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि उस घटना तक पहुंचने वाले सबसे लंबी अवधि को हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे 1 से 2 में तो फिर 0 में 15 जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। अब बात आई 2 से 3 में, तो 3 नंबर घटना जो होती है उसके पास 2 रास्ते आ रहे हैं, एक 2 से आ रहा है और एक 1 से आ रहा है। जब 2 से आएगा तो उसमें 15 और 3 18 की अवधि होगी, लेकिन जब 1 से आएगा तो 0 और 15 15 ही होगी। तो इसमें ज्यादा वाला लेंगे यानी 18 लेंगे। 4 नंबर घटना जो होगी उसमें एक ही रास्ता आ रहा है 3 से, तो उसकी जो E3 थी उसमें 8 जोड़ दो तो 26 आ गया। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में एक 4 से आता है, एक 2 से आता है। 4 से आएगा उसका ई बनेगा 26 + 1 27। 2 से आएगा उसका बनेगा 15 + 5, वो 15 + 5 20 बनेगा। ये 27 गलती से लिखा गया है,
ये 20 बनेगा, है ना, ये गलती से लिखा गया, इसको करेक्ट कर लेना बच्चों। ये 15 और 5 20 आएगा, 27 नहीं आएगा, ये 20 आएगा। तो 15 और 5 20 आएगा, ई 15 था ना 2 से, तो 15 और 5 20 आएगा, ये गलती से 27 लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लेना। तो 15 और 5 20, और इधर 26 और 1 27। हाँ सॉरी, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 रास्ते आ रहे हैं ना, सही लिखा गया 27, तो जिनमें से ज्यादा वाला लेते हैं, बिल्कुल सही है। 15 और 5 20 था, सही लिखा भाई 27, E5 27 ही आएगा, क्योंकि 15 और 5 20 होते हैं, और इधर अपना 26 और 1 27 होते हैं, तो जो ज्यादा वाला है वो लेंगे, तो E5 आएगा 27। इसके बाद में 6 नंबर होता है, उसमें 2 आ रहे हैं, एक 4 से आ रहा है, एक 5 से आ रहा है। तो 4 से जो आ रहा है वो तो 26 + 14 40 हो रहा है, और जो 5 से आ रहा है वो 27 + 3 30 हो रहा है, तो इसमें ज्यादा 40 है, तो बड़ा 40 है, बड़े वाला लेंगे। और 6 से 7 में तो एक ही रास्ता आ रहा है, तो 6 की जो E6 में 40 में 14 जोड़ा तो 54, यानी पिछली वाली E के अंदर आप ड्यूरेशन को जोड़ते जाइए, और यदि एक ही घटना में 2 आकर के मिल रही हैं क्रियाएं, तो फिर जिसमें ज्यादा आता है उसको लेते हैं। यह हुई ई की कैलकुलेशन। एल के कैलकुलेशन के लिए अपन लास्ट से चलते हैं, बैकवर्ड फास्ट मेथड होता है, तो इसमें लास्ट वाला क्या होता है, जो लास्ट का ई होता है वही लास्ट का एल होता है। तो शीघ्र घटित होने का समय और अंतिम स्वीकार्य तिथि एक ही होती है लास्ट की। तो ये 54 दिन हो गए। अब आप पीछे चलिए, घटाते हुए चलेंगे, तो 54 में से 14 गया 40 आएंगे, 54 में से 14 गया 40 आएंगे E6 के, L6 के। फिर 5 नंबर वाले में 40 में से 3 माइनस कर दो, तो L5 आएगा 37। इसके बाद में L4 की बात आती है, तो L4 में देखिए आप, L4 में 2 तीर निकले हुए ना, तो एक तो 6 वाला जो था L6 40, 40 में से 14 गए 26। इधर L5 में था 37 था, 37 में से 1 गया 36। अब इसके अंदर क्या आता है कि फॉरवर्ड से उल्टा होता है, यानी फॉरवर्ड में तो हम ज्यादा वाला लेते थे, लेकिन इस बैकवर्ड में यानी L में हम कम वाला लेते हैं। तो 26 और 37, कम कौन सा, 26 ले लेंगे। E3 L3 के अंदर अपन क्या करेंगे, 26 में से 8 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। इसके बाद में L2 में देखिए 2 तीर निकले हुए, एक 5 से और एक 3 से के पास गया हुआ है, और एक 5 के पास गया है। तो L5 37 में से 5 गया 32। फिर L3 18 में से 3 गया 15, दोनों में से कम 15 को L2 ले लेंगे। और फिर ऐसे ही 1 के अंदर करेंगे, 15 में से 15 गया 0, 18 में से 15 गया 3, कम वाला 0, L1 0 हो जाएगा। तो यह तरीका हम पहले भी देख चुके हैं, अब इसमें आपको मैंने फिर से बता दिया। तो इस तरीके से सारे ये ई और एल के कैलकुलेशन अपने यहां पर करके देख लिए। अब इनसे अपने आप देखिए कि वो कौन सी क्रांतिक क्रियाएं होंगी, ये अपने को देखने की। जहां पर ई और एल बराबर होंगे, वो अपनी ये जो अपने लिखा है ई और एल, ये क्रांतिक क्रिया नहीं होकर के 1 और 2, ये क्या है, क्रांतिक घटनाएं हैं। यहां क्रिया सब लिख दिया गया, इसको घटना मानिए। कौन सी घटनाएं क्रांतिक घटनाएं हुई, क्रिटिकल इवेंट्स हैं। तो ये जो इवेंट्स हैं जिनमें ई और एल बराबर होते हैं, वो सारे क्रिटिकल इवेंट्स हो गए, राइट। तो ये देखिए इसके अंदर है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 और 7, 1 2 3 4 6 7। ये घटनाएं जो हैं जिनमें ई और एल बराबर हैं, तो ये क्रांतिक घटनाएं होती हैं, और इसलिए इनको जोड़ने वाली जो क्रियाएं होंगी वो सब क्रांतिक क्रियाएं होंगी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7। तो ये चरमपथ बन जाएगा 1 2 3 4 6 7, और परियोजना की अवधि आ जाएगी 54 दिन। तो ये जो है विश्लेषणात्मक विधि थी। गणनात्मक विधि के अंतर्गत अपन देखिए, गणनात्मक विधि के अंतर्गत जैसे अपन ने देखा कि मान लीजिए 10 रास्ते, तो 10 रास्ते पूरे लिखने पड़ेंगे, 15 है तो 15 लिखने पड़ेंगे, 20 है तो 20 लिखने पड़ेंगे, और सबकी अवधियों को जोड़ना पड़ेगा। यहां पर 5 रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता 1 2 5 6 7 है, ये क्रियाएं हैं इस रास्ते की, पहले रास्ते की क्रियाएं हैं 1 2 5 6 7।
पथ नंबर 1 और इसकी अवधि आती है 37 दिन। दूसरा पथ 1 2 3 4 5 6 7 और इसकी अवधि आती है 44 दिन। तीसरा पथ जिसकी क्रियाएं 1 2 3 4 5, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7, तो 54 दिन आता है। और फिर चौथा 1 3 4 5 6 7 और फिर पांचवा 1 3 4 6 7। अब इनकी जो अवधियां हैं वो आपके सामने हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा अवधि वाला जो पथ है वो तीसरा पथ है, जो कि 54 दिन में पूरा होता है। तो यहां पर गणनात्मक विधि के अंतर्गत क्या लिया जाता है कि जो सबसे बड़ा जो पथ होता है, यानी सबसे लंबी अवधि वाला पथ होता है, उसको हम चरम पथ कहते हैं। तो इसलिए यह चरम पथ हो गया पथ नंबर 3। और इसकी जो क्रियाएं हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 और 6 से 7, ये सभी क्रियाएं क्रांतिक क्रियाएं कहलाती हैं। परियोजना की अवधि 54 दिन की कहलाएगी। और ये चरमपथ 1 2 3 4 6 7 ये चरमपथ हो गया। तो ये चरमपथ की सभी क्रियाएं क्रांतिक क्रियाएं हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्ट और सीपीएम दोनों ही तकनीकों में उपयुक्त दोनों ही विधियों से चरमपथ का निर्धारण का महत्व है। ये इंपॉर्टेंट बात है, चाहे पर्ट करें चाहे सीपीएम करें, दोनों ही तकनीकों के अंतर्गत जो है वो इन दोनों विधियों का तकनीकों का उपयोग अपन कर सकते हैं, विश्लेषणात्मक का भी गणनात्मक का भी। लेकिन जब हम आगे समय और लागत संबंध का अध्ययन करेंगे, जिसको हम टाइम एंड कॉस्ट रिलेशनशिप देखते हैं, तो सभी पथों की अवधि का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। सभी पथों की अवधि का ज्ञान होना आवश्यक होता है। और ढील की अवधि का भी, जब किसी भी क्रिया को पूरा करने में कितनी देर या ढील दे सकते हैं, तो उसके लिए भी विभिन्न पथों का नॉलेज होना जरूरी है। कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों ही विधियों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। दोनों विधियों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हम विश्लेषण विधि ई और एल का कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए भी आपको यह चाहिए, ढील की अवधि का कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए वो चाहिए, क्योंकि जो ढील की अवधि का जब कैलकुलेशन करते हैं, जब अपन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ई और एल के बिना आप ढील की अवधि का कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि किसी भी क्रिया में कितनी ढील दे सकते हैं, कितनी उसको विलंबित कर सकते हैं। इसके लिए भी अपने को ई और एल की आवश्यकता पड़ती है। तो हम विश्लेषणात्मक विधि का महत्वपूर्ण हुआ। साथ ही जब हम किसी टाइम और कॉस्ट रिलेशनशिप के अंतर्गत जब हम एक्टिविटीज को जब हम क्रैश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भाई अगर किसी परियोजना को जो है वो निर्धारित समय से कम में पूरा करना है या किसी नेक्स्ट अवधि में पूरा करना है, नेक्स्ट पाथ को क्रिटिकल पाथ बनाना है, तो ऐसी स्थिति में जो है हर पथ की अवधि का होना जरूरी होता है। क्योंकि उसमें यह हो जाता है कि जब किसी एक्टिविटी को हम क्रैश करते हैं, तो वो नेक्स्ट जो उसका क्रिटिकल पाथ होता है उससे ज्यादा हम कमी नहीं कर सकते हैं। तो उस टेक्निक के अंदर उसके यूज के लिए भी आपको जो है वो गणनात्मक विधि के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पथ हैं उनकी अवधि का भी नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही विधियों की जो इंपॉर्टेंस है वो इस पर्ट एंड सीपीएम टेक्निक के अंतर्गत है। दोनों ही तकनीकों में इन दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।